हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने सिलेक्टेबल मार्कर देखा था। हमने सिलेक्टेबल मार्कर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन यूज़ किया था और उसकी हेल्प से हमने ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट के बीच डिफ्रेंशिएट किया था। इस बार जो हम मेन सिलेक्टेबल मार्कर यूज़ करने जा रहे हैं वो होगा हमारा एंजाइम प्रोड्यूसिंग जीन, दैट इज़ LAC-Z जीन, जो एक तरह का एंजाइम प्रोड्यूस करता है। तो चलिए सबसे पहले एक वेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। बच्चों ये वाला प्रोसीजर काफ़ी हद तक वैसा ही है जैसा लास्ट टाइम आपने देखा था, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो ये हमने एक वेक्टर ड्रॉ कर लिया। इस वेक्टर के पास एक जीन तो वही है जो पिछली बार था, आपको ध्यान होगा, दैट इज़ एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन। और जो दूसरा जीन है वो इसके पास है, जो मैं पिंक से बना रहा हूँ अब की बार, वो है LAC-Z जीन। LAC-Z जीन। तो ये दो जीन इसके पास है, वन इज एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, अनदर इज LAC-Z जीन। अब हम एक डिजायर्ड जीन, मान लीजिए दिस इज आवर डिजायर्ड जीन, और यू कैन से जीन ऑफ इंटरेस्ट, दिस इज आवर डिजायर्ड जीन। ओके तो हमें क्या करना है, इस डिजायर्ड जीन को इस वेक्टर के अंदर हमें इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे। तो हम जो एंडोन्यूक्लियस यूज़ करेंगे, सेम उसी एंडोन्यूक्लियस से LAC-Z के ऊपर कट लगवाएंगे, LAC-Z के बीच में। हमें ऐसा एंडोन्यूक्लियस यूज़ करना है जो LAC-Z जीन के बीच में कट प्रोड्यूस कर सके, सो दैट हम अपने डिजायर्ड जीन को इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर सकें। तो जब हम इसके अंदर डिजायर्ड जीन इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे तो दो बातें हो सकती है, दो केसेस हो सकते हैं। पहला तो हो सकता है कि कट प्रोड्यूस करने के बाद वो कुछ देर के बाद फिर से रीजॉइन हो जाए। मान लीजिए यहाँ पे कट लगा, लेकिन कट लगने के बाद में ये फिर से रीजॉइन कर गया। सो एक केस तो ये हो सकता है, दिस इज़ केस 2 करते हैं। और केस फर्स्ट वही कि उसके अंदर इंट्रोड्यूस हो जाए। सो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन तो वैसे का वैसा है, बट LAC-Z जो जीन है उसके अंदर क्या एंटर कर चुका है, हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट। तो ये हमने दिखा दिया, दिस इज़ आवर जीन ऑफ इंटरेस्ट, और मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ डिजायर्ड जीन। दिस इज़ आवर केस 2, सॉरी केस 1, ये केस 2 था हमारा। अब क्योंकि डिजायर्ड जीन LAC-Z जीन के अंदर एंटर कर गया, सो LAC-Z जीन यहाँ पे क्या हो चुका है, इनएक्टिवेट। और इसको हमने बोला था लास्ट लेक्चर में भी, ये टर्म हमने किया था, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन विच इज़ वेरी वेरी IMP, कि जब कोई जीन की वजह से इंसर्ट करते हैं और कोई दूसरा जीन इनएक्टिवेट हो जाता है तो उसको बोलते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, इनको जब हम होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश करेंगे। सो चलिए होस्ट सेल बनाते हैं। उससे पहले तो मान लीजिए हम एक बहुत सारी होस्ट सेल लेंगे जो कि E. coli हो सकती है, और जब हम इनको होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस, दीज आर आवर होस्ट सेल्स, जब होस्ट सेल में इनको इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे तो तीन बातें हो सकती है। हो सकती है कि कुछ होस्ट सेल के अंदर ये वाला जो रिकॉम्बिनेंट हमारा बना था वो एंटर कर जाए, कुछ के अंदर सिंपल प्लाज्मिड या सिंपल वेक्टर एंटर कर जाए, और कुछ होस्ट सेल ऐसी भी हो सकती है जिसमें कोई भी एंटर ना करे। तो देखिए केस फर्स्ट क्या हो सकता है हमारा, कि हमारी कुछ सेल ऐसी होंगी जिसके अंदर हमारा डिजायर्ड जीन वाला जो वेक्टर है वो एंटर कर रहा है, और ये हो गया इसका एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन। ठीक है, तो क्योंकि डिजायर्ड जीन वाला एंटर कर रहा है, दैट मीन्स कि ये सेल क्या होगी हमारी केस फर्स्ट वाली, दिस इज ट्रांसफॉर्मेंट
क्योंकि बाहर से डीएनए एंटर कर रहा है। सो ट्रांसफॉर्मेंट, और ट्रांसफॉर्मेंट होने के साथ साथ क्योंकि रिकम्बिनेंट वाला एंटर कर रहा है, ये और क्या है, रिकॉम्बिनेंट। सो इट हैज़ बोथ प्रॉपर्टी, इट इज़ ट्रांसफॉर्मेंट एज वेल एज इट इज़ रिकॉम्बिनेंट। और सेकेंड केस में क्या है, मान लीजिए कि हो सकता है ये वाला एंटर कर जाए प्लाज्मिड, तो बाहर से क्योंकि इसके अंदर डीएनए तो एंटर कर रहा है बट रिकॉम्बिनेंट वाला एंटर नहीं कर रहा, तो ये सिर्फ ट्रांसफॉर्मेंट है। दिस इज ओनली ट्रांसफॉर्मेंट बट इट इज़ नॉट रिकॉम्बिनेंट। तो ये हो गया हमारा केस 2। और एक केस में हो सकता है कि ना ये वाला प्लाज्मिड एंटर करे ना ये वाला, तो कुछ होस्ट हमारी ऐसी भी होंगी जिसमें कोई से भी एंटर नहीं कर रहा है, तो इस तरह की हमारी होस्ट सेल हो सकती है। ये 3 प्रोबेबिलिटी हमारे पास हो सकती है। सो देयर विल बी 3 केसेस। अब हमें सिर्फ ये वाली सेल्स चाहिए, तो हमें कैसे इनको आइसोलेट करेंगे? देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सभी होस्ट सेल को कल्चर करवाएंगे एम्पीसिलिन मीडियम के अंदर। हम इन सभी को किस में कल्चर करवाएंगे? एम्पीसिलिन मीडियम के अंदर। तो देखिए यहाँ पे इसके पास भी एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, इसके पास भी एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, बट इस होस्ट सेल के पास कोई भी एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन नहीं है। तो जब हम इनको एम्पीसिलिन के मीडियम में ग्रो करवाएंगे तो फर्स्ट वाला जो केस होगा वो तो ख़त्म हो जाएगा, उससे एम्पीसिलिन से लड़ने की शक्ति नहीं है। हमारे पास सिर्फ 2 केस बचेंगे, फर्स्ट और सेकंड वाला। तो हम 2 केस बना देते हैं अब उसके बाद में, क्योंकि ये वाला केस हमारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा एम्पीसिलिन के मीडियम में डालने के बाद में। अब हमारे 2 केस बचेंगे, मैं सिर्फ उन 2 केसों को बनाने वाला हूँ। ये हो गया केस फर्स्ट। केस फर्स्ट के पास एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन है और साथ में क्या है, LAC-Z जीन, जो कि इनएक्टिव हो गया है किसकी वजह से? डिजायर्ड जीन के वजह से। सो दिस इज आवर केस फर्स्ट। और एक हमारा केस सेकंड बच गया है। केस सेकंड के पास दोनों तरह के जीन हैं, एम्पीसिलिन वाला भी है और LAC-Z जीन भी है, दोनों ही है। दिस इज LAC-Z जीन एंड दिस इज एम्पीसिलिन। यहाँ भी लिख देता हूँ, दिस इज एम्पीसिलिन। और इसका जो LAC-Z है वो क्या हो चुका है? डीएक्टिवेट हो चुका है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन के कारण। तो ये 2 केस अब हमारे बच गए हैं। अब इन दोनों में से हमें सिर्फ ये वाला चाहिए, तो हम कैसे पता करेंगे? अब हम इसको एक खास तरह के मीडियम के अंदर रखेंगे जिसको बोलते हैं एक्स-गाल। तो हम इसको एक खास तरह के मीडियम में रखेंगे या एक खास तरह के केमिकल में रखेंगे जिसको हम बोलते हैं एक्स-गाल। अब क्या होगा, जो ये देखिए यहाँ पे इसका जो जीन है LAC-Z जीन अभी तक ओके है, अभी तक सही सलामत है, बट जो हमारा एक्चुअल केस था जो हमें चाहिए उसका LAC-Z जीन क्या हो चुका है? डिस्ट्रॉय। तो LAC-Z जीन की प्रॉपर्टी होती है बच्चों कि जब उसको ये मीडियम मिलेगा एक्स-गाल का, तो वो एक्टिव होकर के अपना प्रोडक्ट बनाएगा। उसका प्रोडक्ट क्या होता है? देखिए मैं एक साइड में लिखता हूँ थोड़ा सा कि जो LAC-Z जीन होता है वो प्रोड्यूस करता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ये एंजाइम प्रोड्यूस करता है, बट इसका जो LAC-Z जीन है वो डीएक्टिवेट हो चुका है, यानी कि वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो क्योंकि इसका जो LAC-Z जीन है वो एक्टिव है, एक्टिव होकर वो क्या करेगा? बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम प्रोड्यूस करेगा, और ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या करेगा? एक्स-गाल को चेंज कर देगा एक नए प्रोडक्ट के अंदर जो ब्लू कलर का दिखेगा। सो बट
का जो LEC-Z जीन है, इसका जो LEC-Z जीन है वो डीएक्टिवेट हो चुका है, इसलिए वो तो कोई काम ही नहीं करेगा, वो कोई प्रोडक्ट नहीं बनाएगा, तो इसलिए वो एक्स गाल को कन्वर्ट नहीं कर पाएगा और इसीलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और जो कलर होगा वो सिंपल वैसे का वैसा वाइट कलर ही रहेगा, कोई कलर चेंज नहीं होगा। तो ये दो तरह के कलर प्रोड्यूस होंगे, क्योंकि इसका LEC-Z एक्टिव था तो उसने प्रोडक्ट बनाया बीटा गैलेक्टोसाइडेज, और बीटा गैलेक्टोसाइडेज ने एक्स गाल केमिकल को, जो कि क्रोमोजेनिक सब्सटेंस है, दिस इज अ क्रोमोजेनिक सब्सटेंस, क्रोमोजेनिक सब्सटेंस मतलब कि कलर प्रोड्यूस करने वाला सब्सटेंस है ये। तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम ने क्या किया, एक्स गाल को चेंज कर दिया ब्लू कलर की कॉलोनीज़ के अंदर, या ब्लू कलर उसने प्रोड्यूस किया, आप बोल सकते हैं। LEC-Z जीन इनएक्टिवेट हो चुका है, कोई बीटा गैलेक्टोसाइडेज प्रोड्यूस नहीं हुआ, नो बीटा गैलेक्टोसाइडेज, जो कॉलोनी का कलर है जो है वो वाइट है। तो आप जब देखेंगे तो आपको एक प्लेट के अंदर जिसमें आप एक्सपेरिमेंट करवा रहे हैं, वहाँ पे आपको दो तरह की कॉलोनीज़ अपीयर होंगी। कुछ कॉलोनीज़ होंगी जो ब्लू कलर की होंगी इस एक्सपेरिमेंट के बाद, और कुछ कॉलोनीज़ होंगी जो बिल्कुल सिंपल वाइट कलर की कॉलोनीज़ होंगी। तो आप यहाँ से क्लियरली समझ जाएंगे कि आपकी ट्रांसफॉर्मेंट कौन सी है और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट कौन सी है। अब देखो, जो ब्लू कलर प्रोड्यूस कर रही है वो, उसके पास हमारा डिजायर्ड जीन नहीं है, दैट मीन्स जो ब्लू कलर वाली है वो हमारी क्या है, एक्चुअली ट्रांसफॉर्मेंट तो सॉरी, बट वो रिकॉम्बिनेंट नहीं है, हमें तो रिकॉम्बिनेंट चाहिए ना, तो इसके पास हमारा डिजायर्ड जीन नहीं है, तो इसकी ज़रूरत हमें नहीं है, इट इज़ नॉन रिकॉम्बिनेंट। यानी कि ब्लू कलर जो है नॉन रिकॉम्बिनेंट है और इसकी ज़रूरत हमें नहीं है, सो इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड फर्दर, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। और जो वाइट कलर की कॉलोनीज़ है उसके अंदर हमारा डिजायर्ड जीन है, दैट मीन्स कि जो ये वाइट कलर की कॉलोनीज़ है ये क्या है, रिकॉम्बिनेंट, और यही इन्हीं की हमें ज़रूरत है। तो इस तरीके से हम सिलेक्शन कर सकते हैं। तो ये वाइट कलर की जो कॉलोनीज़ प्रोड्यूस होंगी यही हमारे काम की कॉलोनीज़ होंगी। इस तरीके से हम इस एंजाइम का यूज़ करके भी ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट और रिकॉम्बिनेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट के बीच डिफरेंशिएट क्रिएट कर सकते हैं बच्चों। हम उनको, जो हमारे काम की नहीं उनको हम एलिमिनेट कर देंगे और जो हमारे काम की है उन्हें हम रख लेंगे। सो दिस इज़ द ओवरऑल प्रोसीजर। आई होप आपको ये लेक्चर बहुत इजीली समझ आ गया बच्चों। अगर कोई कन्फ्यूज़न होती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसे आप लिख सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।